हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदर स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का मैथ, जिसमें प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में जो पहला प्रमेय है कि माना कि पी एक अभाज्य संख्या है, वहाँ पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तथा पी ए को भी विभाजित करेगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, तो इसको इतना देखेंगे नहीं। लेकिन हाँ, इसमें एक बात समझ लेनी है कि अगर पी जहाँ यहाँ दिया हुआ है कि ए बराबर P1 P2 डॉट डॉट Pn तक देता हुआ, तो ए स्क्वायर करने पर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वो उतना ही होगा जितना कि हम ए स्क्वायर बराबर यहाँ हम ए स्क्वायर बराबर P1 P2 डॉट डॉट Pn तक Pn भी लिख सकते हैं। तो बस यही हमें चीज़ इस पूरे एक्सरसाइज में चाहिए। तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा इसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, हमें ये प्रमेय जानना ज़रूरी है। जैसे सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसे ना पढ़ के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, तो हमें बन जाएगा। तो हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बता देता हूँ आपको कि कैसे बनेगा। तो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम पहले करेंगे कि इसके विपरीत मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हम ये क्या करेंगे कि यहाँ हमें अपरिमेय दिया हुआ था, यहाँ हम परिमेय मान लेंगे। अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक ए और बी प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए √3 बराबर a बटा बी हो। मतलब ऐसे दो पूर्णांक ले लेंगे जिसके लिए √3 a बटा बी हो, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये हमें ध्यान रखना हो, जहाँ b 0 ना हो, 1 हो 2 हो लेकिन 0 ना हो। तो वही a और b में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, मतलब इसमें a और b में इसको छोड़ कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसे हम ज्ञात करेंगे। तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग देकर a और b का सहअभाज्य बना सकते हैं। मतलब उससे भाग देकर हम a और b को सहअभाज्य बनाते हैं। अतः b √3 बराबर a है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड b √3 बराबर a होगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग तथा पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्राप्त होता है। मतलब कि दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो हमें 3b स्क्वायर √3 का हट जाएगा और 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्राप्त होगा। तो a स्क्वायर 3 को विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 3a को भी विभाजित करेगा। इसमें प्रमेय 1.3 3a को भी विभाजित करेगा, ये बता रहा है प्रमेय 1.3 से। जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें कि अगर a p स्क्वायर को विभाजित करता है तो a p को भी विभाजित करेगा। तो ऐसे हम लिख लेंगे कि a बराबर 3c लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें मिला था कि a स्क्वायर बराबर 3 से विभाजित होगा, तो a बराबर हम 3c यहाँ मान लेंगे। तो 3c मानेंगे तो c एक पूर्णांक है, ये मान लेंगे। तो a का मान 3b स्क्वायर और a स्क्वायर प्रतिस्थापित करने पर तो 3b स्क्वायर को वैसे लिख देंगे, a स्क्वायर की जगह पे हमने a जगह पे 3 माना था, 3c माना था, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर आ जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 से 9 कट जाएगा। तो इसका अर्थ आता है कि b स्क्वायर 3 को भी विभाजित करेगा, इसलिए प्रमेय 1.3 से b भी 3 को विभाजित करेगा। जहाँ स्क्वायर विभाजित करेगा वहाँ इसका मूल संख्या भी विभाजित करेगा। तो अतः a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, मतलब इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि a और b सहअभाज्य है। ये सहअभाज्य है नहीं है, क्योंकि ये एक गलत है, एकदम विरोधाभास है। हमें यह विरोधाभास की त्रुटि कल्पना करना कारण प्राप्त हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः हम अपरिमेय संख्या, अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। इस त्रुटि की वजह से हमें मिला था कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम निष्कर्ष निकाले तो हमें पता चला कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें निकालना था। सेम क्वेश्चन यह भी दिया हुआ है, जिसमें करना क्या है, सेम आपको बनाते जाना है। लास्ट में जो -5 है उधर ले जाकर आपको उसमें -5 है प्लस में, तो उधर माइनस कर देंगे और माइनस से उधर कटा देंगे। तो इसके लिए लेकिन अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसको भी मैं समझा देता हूँ। इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है जिसके लिए मुझे आपको कॉपी में बताना पड़े। अगर तभी भी आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और तथा इंस्टाग्राम आईडी पे आप जाकर मैसेज फॉलो करके और मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो दर्शाइए कि 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसके विपरीत मान लेंगे कि 5 -√3 एक परिमेय संख्या है। हमें विपरीत मान लेना है पहले कि ये परिमेय संख्या है। अब हम अर्थात सहअभाज्य ऐसी संख्या a और b इज नॉट इक्वल टू 0 जहाँ हो ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ 5 -√3 बराबर a बटा b हो। तो यहाँ अतः हम 5 -√3 बराबर a बटा b होगा, तो 5 प्लस ab बटा √3 कर देंगे, क्योंकि ये आपका प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 ab हो जाएगा। तो उसके लिए हम इसको ये गलती 5 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस होगा, तो 5 माइनस होगा क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो 5 ab और बराबर √3 आएगा। तो इस समीकरण पुनर्व्यवस्थित करते हैं। पुनर्व्यवस्थित मतलब √3 को उधर भेजते हैं और 5 ab को इधर। तो
ऐसा करने पर हमें ये प्राप्त होता है। तो चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए 5 माइनस a बटा b एक अपरिमेय संख्या होगा, अर्थात इसमें √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है और यहाँ भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है, परंतु इसमें एक विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें एक विरोधाभास यह प्राप्त हो रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यह विरोधाभास अपनी गलती कल्पना करने के कारण प्राप्त हुआ। यहाँ 5 माइनस √3 हमने एक अपरिमेय संख्या ज्ञात किया था, जैसा कि हमने यहाँ शुरू में ज्ञात किया था कि अपरिमेय संख्या है, तो ये हमें गलत कल्पना की वजह से √3 एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें निकालना था, तो इसमें हमें ये सब क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारा पहले से ही 5 माइनस में दिया हुआ था, तो हम इसलिए इसे मान लेंगे कि परिमेय संख्या है और √3 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन, ये 3 तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको बस एक्सरसाइज में मिलेगा, तो यही आपको इसमें बताना है। तो इसमें कि आइए इसके विपरीत मान लें कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम ऐसी सअभाज्य संख्याएं a और b इज नॉट इक्वल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं जहाँ 3√2 बराबर a बटा b हो। तो पुनर्व्यवस्थित करने पर √2 बराबर a बटा 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 3 को नीचे हम भेज देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे तो चूँकि 3a और b पूर्णांक है इसलिए a बटा 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसमें √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो परंतु इस तथ्य को विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें तथ्य में एक विरोधाभास ये मिलता है हमें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमें निष्कर्ष निकलेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये क्यों होगा कि हम √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ a बराबर 3 भी a बटा 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए इसे मान लेंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन मिल गया। अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन बनाएंगे और आगे के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले हम जो है इसमें मानेंगे कि जो p और q है वो एक परिमेय संख्या है। ऐसे मान लेंगे कि देखिए कैसे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा पहले मान लेंगे हम विरोध में, जैसा कि हमने किताब में भी देखा था वो विरोध में है, तो परिमेय संख्या है इसलिए तथा तब परिमेय संख्या की, जैसे कि परिमेय संख्या की जो परिभाषा के अनुसार, तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा से देखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं तब परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार p और q दो हम पूर्णांक ले लेंगे। तो अनुसार p और q दो पूर्णांक हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे √5 बराबर p बटा q, तो q उधर चला जाएगा तो √5q बराबर p हो जाएगा। अब यदि हम ये मान लें कि p और q में अगर हम ये मान लें यदि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, जैसे कि हमने किताब में भी देखा था एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ले रहा था, तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दिया हो, जैसे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हम m और n को ले लेते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड m और n हो तब वह उभयनिष्ठ गुणनखंड विभाजित किया जा सकते हैं, मतलब उससे विभाजित किया जा सकता है, गुणनखंड विभाजित किए जा सकते हैं, मतलब उसे विभाजित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम इसे ऐसे लिख देंगे कि √5 बराबर m बटा n। यहाँ हम n बटा n लिखेंगे क्योंकि ये दोनों विभाजित हो सकता है, तो यहाँ n को उधर हम भेज देंगे तो √5 n इक्वल टू m। अब दोनों पक्षों में हम वर्क करेंगे क्योंकि वो रूट में है, तो इसे अपरिमेय साबित करने के लिए हमें इसे बाहर रूट से करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में वर्क करेंगे पहले, तो दोनों पक्षों में वर्क करने पर
तो वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 5n² और ये हो जाएगा m²। तो 5n² और m² हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 5 यहाँ 5m² को विभाजित करता है। यहाँ 5m² को विभाजित करेगा, क्योंकि अगर वो नीचे चला गया तो विभाजित करेगा। तो 5m² को विभाजित करता है, ऐसा मानेंगे, विभाजित करता है। तो जब 5m² को विभाजित करेगा तो जैसे कि हमने प्रमेय 1.3 में देखा था कि वो अगर p को भी p² को विभाजित करता है तो p को भी विभाजित करेगा। तो वही सूत्र हम यहाँ लगाना है। तो 5 वही लिख देंगे, तो 5m को भी विभाजित करेगा, तो m को भी विभाजित करेगा। तो 5m² को विभाजित कर रहा है और m को भी विभाजित कर रहा है। तो इसमें यही चीज़ है जो कि बताना था। अब आगे हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ अब ये तो निकल गया कि हम m² को विभाजित करता है और m को विभाजित करेगा। तो अब यहाँ मान लेंगे कि पुनः माना कि m बराबर 5 के। तो यहाँ m बराबर 5 के मान लेंगे। तो जैसा कि यहाँ जैसे समीकरण दिया हुआ है कि समीकरण 1 है ये, तो समीकरण 1 में m का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में m का मान क्या है, 5 के रखना है। तो 5n² = 5k का होल स्क्वायर, क्योंकि m का मान हमने लिखा था और यहाँ m² है। तो 5n² = 25k² हो जाएगा। तो हम 5 को बाहर अंदर उधर भेज देंगे, तो 25/5 × k² हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा कि n² = 5k²। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 जो है वो n² को भी विभाजित कर रहा है। तो हम लिख देंगे, पुनः ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ n² 5n² को विभाजित करेगा, n² को विभाजित करेगा। तो चूंकि n² को विभाजित करेगा इसलिए ये 5n को भी विभाजित करेगा। जैसे प्रमेय से अगर ऐसा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रमेय से विभाजित करेगा। क्यों करेगा अगर कोई पूछे तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय 1.3 से प्रमेय 1.3 से ये जो है वो n को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ तक हो गया कि 5n² को और n को दोनों को विभाजित करेगा। अब यहाँ हम निकालेंगे कि अतः अतः 5m और n दोनों को विभाजित करेगा। क्योंकि हमने देखा था दोनों को विभाजित कर रहा था, दोनों को विभाजित करेगा। इसलिए हमने निष्कर्ष निकाला है। तो इसलिए m और n का जो होगा, m और n का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो 5 हो जाएगा। m और m का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि हमें दोनों जो थी इससे विभाजित हो रहा है तो इसलिए गुणनखंड हो जाएगा। तो हमें मान लेंगे कि एक भिन्न उभय गुणनखंड नहीं है, जैसे कि m और n का एक से भिन्न गुणनखंड नहीं था, तो इसलिए विरोधाभास प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ हम लिख देंगे कि हमारी मान्यता के अनुसार मान्यता के अनुसार 5m और n के एक से भिन्न गुणनखंड नहीं थे, भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसा कि हमने पहले माना था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है उसके, तो इसलिए एक से अधिक नहीं होंगे। तो ये मान लेंगे तो है तो के विरोधाभासी है, तो है, लेकिन यहाँ 2 मिल रहा है तो है कि विरोधाभासी हम लिख देंगे कि यहाँ हमें विरोधाभास मतलब उल्टा प्राप्त हुआ, तो विरोधाभासी है। इसलिए अब हमारा जो मानना है, तो हम इसे लास्ट वाले को लिखना ज़रूरी है कि अब हमारा यह मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि यहाँ जैसे कि एक गुणनखंड से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 गुणनखंड हो जा रहा है, तो इसलिए यह हमारा असत्य हो जाएगा। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, अब दिखाई दे रहा है।
तो अब ये हमारा मानना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो असत्य हो जाएगा। तो असत्य हो जाएगा तो इसके लिए हम मान लेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जब अगर हम परिमेय संख्या माने अगर ये असत्य है तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा, तो अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हमें सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध कैसे करेंगे वो देखिए। तो पहले जो है कि हम यहाँ 3 + 2 √5 है, तो हम इसे मान लेंगे इसमें कि एक को पहले लेंगे, √5 ही हम अपरिमेय संख्या होगा। हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि अंडर रूट में है और ये इसका दशमलव में आएगा, तो इसलिए हम पहले AC को मानेंगे कि सर्वप्रथम यह दिखाना होगा हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे दिखाने के लिए हम संभव मान लेंगे, सबको हम ये मान लेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसे हम मान लेंगे। सबसे पहले तो सब में यही मानना है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसके लिए हम ये मान लेंगे। तब हम ये जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि यहाँ अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए हमें 2 पूर्णांकों की जरूरत पड़ेगी, तो हम P और Q लेंगे। तब तो हम इसे लिख सकते हैं जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था। तब P और Q ऐसे पूर्णांक हैं कि 3 + 2 √5 = P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब में मैंने बताया था। तो यहाँ 3 जो है वो यहाँ प्लस में है, तो उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 2 √5 = P/Q -3, ये हो गया। अब यहाँ हम इसको बटा का जोड़ कर देंगे तो हो जाएगा P - 3Q/Q, तो ये हो गया। अब 2 √5 था, तो 2 √5 = P - 3Q/Q। अब यहाँ 2 √5 है, तो √5 को इधर रख के और इधर 2 को नीचे कर देंगे हम, तो P - 3Q/2Q हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 हमें मिला, तो ये दोनों हमें समीकरण मिल गया। अब इसमें दिखाना है हमें क्या कि हमें ये दोनों अपरिमेय क्या है, तो ये पूरा, तो इसके लिए हम पहले लिख देंगे कि चूँकि P और Q एक P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P - 3Q भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि इसमें भी P और Q है, तो इसलिए ये भी पूर्णांक होगा। तो इसको पूर्णांक होगा, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि अब इसे हम सिद्ध करेंगे कि ये समीकरण 2 के दायां पक्ष भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन जो समीकरण 2 हमने लिखा था उसके हिसाब से हमें चलना होगा। तो इसके लिए लिखेंगे चूँकि समीकरण जो है हमारा समीकरण 2 का जो दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, किंतु बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। दायां पक्ष में आपने देखा था यहाँ LHS RHS में दायां पक्ष में एक परिमेय संख्या है, जैसा P पूर्णांक है माना था, तो और बायां पक्ष में एक अपरिमेय √5 है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सबको जानते हैं। तो इसमें हम यही करेंगे क्योंकि समीकरण 2 में दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, लेकिन बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो कि 2 तरह का हो गया, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो ये संभव नहीं है। तो मतलब कि अपरिमेय संख्या इस तरह हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है, तो मतलब कि हमें सिद्ध करना था लेकिन ये इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, तो इसलिए लिख देंगे इस तरह हमें यह विरोधाभास प्राप्त हुआ। विरोधाभास जो होगा वो प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः हमारी मान्यता, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अतः हमारी मान्यता, 2 इंस्टाग्राम आईडी आप किसमें भी पूछ सकते हैं और आपको यहाँ पूछेंगे हम आंसर दे देंगे। तो अतः हमारी मान्यता कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय है, जो कि विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें जो सिद्ध करना था वो हमें मिल गया, तो अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें हो गया। अब हम करेंगे क्या कि हम अब इस क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1/√2 जो है वो अपरिमेय हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मानेंगे कि माना कि 1/√2 तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानेंगे, जैसे कि उल्टा मानना है हम समय, तो परिमेय संख्या है। इसमें बता दो तीसरा में कि आपको 2 क्वेश्चन तो दिया हुआ है, वो अलग अलग है, लेकिन तीसरा एकदम सेम है, वो है दूसरा का। तो हम करेंगे क्या कि तीसरा को वैसे सेम बनाएंगे और ट्राई करेंगे, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूंगा और ये 2 क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन सेम है, इसलिए अगर आपको तभी भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे मेरे। तो आया क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या है तो पी और क्यू ऐसे पूर्णांक लेंगे जो कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो पी और क्यू 2 पूर्णांक ले लेंगे, सब में लेना है, तो पी और क्यू 2 पूर्णांक। इसको लिखने का तरीका यह है कि पूर्णांक ऐसे लेंगे, तो पूर्णांक ऐसे लेंगे कि जो 1/√2 बराबर p/q हो, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये बात जरूरी है, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब यदि p और q एक का उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, तो p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड m और n है। तो इसके लिए हम जब n है तो विभाजित ही होगा, तो हम पता है, तब हम ये कर सकते हैं कि 1/√2 बराबर m/n, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या है इसलिए विभाजित होगा, तो इसलिए 1/2 बराबर m/n हो जाएगा। अभी हम ये तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो n बराबर √2m मिलेगा। अब ये हम मिला। अब हमें उलट लेते हैं इसे, तो यहाँ पे उलट लेंगे तो ये हो जाएगा √2m = n। तो हम दोनों पक्षों में वर्क करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये देखिए तो सेम हो गया है हमारे प्रमेय 1.4 के। तो इसे दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2m², यहाँ हो जाएगा n²। तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है कि 2m² बराबर n है, तथा कि 2n² को विभाजित करेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, तो n² जो, तो 2m² n² को विभाजित करेगा, तो वही लिख देंगे कि 2n² को विभाजित करेगा, 2n² को विभाजित करेगा। तो इसलिए ये 2n को भी विभाजित करेगा, जैसा कि प्रमेय में हमने देखा था, तो 2n को भी विभाजित करेगा। अब कहीं भी दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का हो वो मायने नहीं रखता है, आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में जो हो गया उसके बाद हम n का मान दोबारा दूसरा लेंगे, तो n बराबर 2k हम ले लेंगे, जो कि जो संख्या दिया होता है उसी पे हमें लेना होता है। तो पुनः n बराबर 2k लेने पर तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि समीकरण तो हमने लिखा नहीं था, लेकिन हम यहाँ जो था हमारा, यहाँ ये समीकरण 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 में n का मान रखने पर क्या होगा वो देखिए। तो जैसे कि n का मान दिया हुआ था यहाँ था समीकरण 1 हमारा, ये हमें समीकरण 1, ये वाला नहीं है। तो समीकरण 1 में 2m² बराबर दिया था n² का, तो 2k का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने n बराबर 2k माना है, तो n² करेंगे तो 2k² हो जाएगा, तो 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 2m² बराबर 4k²। अब m² तो 2 उधर चला जाएगा, तो 2k² हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 2m² को भी विभाजित करता है, क्योंकि m² को विभाजित कर रहा है, तो ये m को भी विभाजित करेगा, क्योंकि ये दोनों में होता है कि अगर एक को विभाजित करेगा तो दूसरे को विभाजित करेगा ही। तो जैसे कि दोनों को विभाजित कर दिया, तो हम ये लिख सकते हैं कि
कि हम m और एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हम देखा कि हमने समीकरण जैसे कि हम इसमें n और m का निकल गया, तो हम ये लिख सकते हैं चूँकि 1/√2 m और n दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, इसलिए m और n का एक भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड दो नहीं होगा, क्योंकि हमने 2 माना था, तो 2 नहीं होगा। तो 2 नहीं होगा तो हमारी मान्यता जो है वो गलत हो जाएगी। तो हम अतः हमारी मान्यता हमने क्या माना था कि m बराबर m और n, जो m और n कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो गलत है, गुणनखंड है के विरोधाभासी है। तो इसमें विरोधाभासी क्यों है? क्योंकि ये जो हमने माना था उसके सिर्फ विपरीत मिला है, तो इसलिए विरोधाभासी यानी कि गलत है। तो अतः हमारी मान्यता इसे लिखना जरूरी है इन चीज़ों को, तभी आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिल सकता है। तो हम लिख देंगे अतः हमारी मान्यता कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है क्योंकि ये विरोधाभास में प्राप्त हुआ, तो इसलिए गलत होगा। इसलिए 1/√2 अपरिमेय है। ये हो गया क्योंकि अपरिमेय है। अब हम देखते हैं तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मान लेंगे कि माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या होगा इसके 2 पूर्णांक निकलेंगे, जिसके जिसके 2 पूर्णांक p और q हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि अब हम ये से बना सकते हैं कि 7/5 जो होगा वो p/q के बराबर होगा। तो अब यहाँ हम करेंगे कि 7 को नीचे भेज देंगे, तो √5 इक्वल टू p/q 7q हो जाएगा। तो इसलिए लिख देंगे चूँकि p और q पूर्णांक हैं, इसलिए जो पूर्णांक हैं इसलिए p और 7q, क्योंकि 7 से उनके गुणा हो गया तो 7q भी पूर्णांक होगा। जैसे 7q भी पूर्णांक होगा और q भी पूर्णांक होगा, तो पूर्णांक होगा। तो समीकरण हमारा था ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1। तो समीकरण 2 को हम जो दायां पक्ष है वो अपरिमेय है, लेकिन जो बायां पक्ष है वो परिमेय है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि इसलिए समीकरण था ना उसका, तो समीकरण 2 का दायां पक्ष अपरिमेय है। ये ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है और जो छोटा भी होता है, अपरिमेय है, लेकिन बायां पक्ष परिमेय है, किंतु बायां पक्ष जो है वो परिमेय है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ दायां पक्ष जो होगा वो परिमेय होगा और बायां पक्ष अपरिमेय होगा। दायां पक्ष मतलब इधर वाला और बायां पक्ष मतलब ये वाला। बायां पक्ष √5 वाला है और ये दायां पक्ष है, तो ये अपरिमेय होगा बायां पक्ष और दायां पक्ष होगा परिमेय होगा। तो ये तो अतः परिमेय है, जो कि संभव नहीं है, एक तरफ परिमेय दूसरी तरफ अपरिमेय। एक परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, तो जो संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता कि 7/5 परिमेय है गलत हो जाए हमारा मान्यता। अतः
अतः हम लिख देंगे कि 7√5 अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि तीसरा क्वेश्चन सेम है दूसरे के क्वेश्चन के, तो आपको ये बनाना है क्वेश्चन खुद और बताना है। तो चलिए अब ये वीडियो समाप्त हुआ, और इस वीडियो के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्द से हमारा और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो चलिए बाय, जय हिंद।